गाइस, आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे श्याम शरण शर्मा सर का, श्याम शरण जी की बुक का, जो कि है द फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। इसमें हम बात करेंगे इंडिया और चाइना का कलेक्टिवली क्या फ्यूचर हो सकता है। अगर हम इस बुक के इस चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो चाइना है वो किस तरीके से आज अपनी पॉलिसी को मैकाइंदर और महान की पॉलिसी से जोड़ता है। जैसे मैकाइंदर ने क्या कहा था कि जो ग्लोबल हेजीमनी है वो उस बंदे की होगी, उस कंट्री की होगी जिसके पास यूरेशिया का एरिया होगा। और दूसरा जो महान था, उन्होंने कहा था कि जिसके पास ओशियन पावर होगी, जिसका ओशियन कंट्रोल होगा। इन दोनों की थ्योरी को चाइना बिल्कुल सच मानते हुए अपनी हेजीमनी के लिए, अपने आप को ग्लोबल पावर इमर्ज कराने के लिए इसी थ्योरी में बिलीव करता है और इन दोनों की थ्योरी को सच मानते हुए उन्हीं पे वर्क करा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मैकाइंदर की, तो उनकी थ्योरी जो थी यूरेशिया वाली, तो उसको वो साबित कर रहा है बाय इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट इन 2013 BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड, एंड देन जो सिल्क रूट उसने बनाया है बाय द ओशियन मीडियम ऑल्सो, that was connectivity project in launched in 2033 as a silk road। तो 2013 में जो उसने ओशियन के थ्रू बनाया वो महान की पॉलिसी। इन दोनों को वो सच मान रहा है। और साथ ही हमने इस चैप्टर में कुछ फैक्ट्स देखे, जैसे कि इसमें बताया गया है कि कन्फ्यूशियस के जो थॉट्स थे, कन्फ्यूशियस का थॉट है कि एक मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था इस थॉट को कि कन्फ्यूशियस का थॉट है कि कन्फ्यूशियस मानता है कि हार्मनी प्लस हार्मनी बनाने के साथ साथ आपको होना चाहिए हायरार्की, हार्मनी प्लस हायरार्की। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही ग्लोबल पावर या ग्लोबल शांति आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी हायरार्की है, जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, सब्जेक्ट और किंग का रिलेशन, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन, हर एक रिलेशन का एक दायरा होता है और इसी तरह के एक लेवल बाय लेवल होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता किंग और सब्जेक्ट का होगा, देन उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई रिश्ता आएगा तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ आएगा, देन उसके बाद हस्बैंड वाइफ एंड ऑल, ऐसे सारे रिश्ते बनते जाते हैं। इन सभी रिश्तों की एक हायरार्की होती है। ये कन्फ्यूशियस के थॉट पे हमने पढ़ा है। सेम चाइना मानता है कि हायरार्की होना इंटरनेशनली बहुत ज़रूरी है। अगर हायरार्की है, सब देशों को पता है कि मेरा दर्जा क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा क्या प्लेस है, तो उसके मुताबिक अगर वो काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, तो कभी भी कोई भी ग्लोबल कह सकते हो रिस्ट्रेंट, लिमिट, कोई भी ग्लोबल परेशानी कभी आनी ही नहीं है अगर सभी देश अपनी हायरार्की को मान ले, मतलब चाइना से सब अपने आप को सबऑर्डिनेट मान ले, तो कभी कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं है इन शॉर्ट। तो वो कन्फ्यूशियस के थॉट को, इस चीज़ को जोड़ कर देखता है। ठीक है। देन चाइना पेरिफेरल डिप्लोमेसी की बात करता है, जिस तरीके से कभी चाइना एक मिडल किंगडम था, एक बहुत बड़ी पावर था हिस्ट्री में, उसी तरह से चाइना कहता है कि पेरिफेरल जो स्टेट्स थे उसके आसपास के, चाहे वो कोई भी हो, वो सब उसको ट्रिब्यूटरीज देते थे, वो सब उसको डिफरेंस देते थे, क्योंकि वो सब उसकी सुजर्निटी एक्सेप्ट करते थे। तो काइंड ऑफ दिस कि बाकी जितनी पावर्स है नियर बाय उसके, वो कहीं ना कहीं उसकी सुजर्निटी के अंदर है। एग्जैक्टली नहीं मॉडर्न टाइम में, बट कहीं ना कहीं वो पेरिफेरल है उसके लिए और वो उसको रिस्पेक्ट देती है क्योंकि वो एक ग्लोबल पावर या एक बड़ी पावर है। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि चाइना बताता है कि उसका जो सिस्टम है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बुक में। अगर इसे देखें तो चाइना में मेजर पॉपुलेशन हान है, almost 90% of its population is Han population with the same cultural ethnicity। ये जो लोग हैं इनके ऊपर कभी ना कभी नॉन हान का रूल रहा है, जैसे कि मंगोल का 12th से लेकर 15th सेंचुरी तक रूल रहा। मांचूस का जो था वो रूल रहा 15 से 20 सेंचुरी तक। तो इतने साल जो थे कहीं ना कहीं चाइना में आउटसाइडर्स ने रूल कराया। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे भारत में मंगोल्स दिल्ली सल्तनत थी, हम नहीं थे, हमारे लोग नहीं थे, लेकिन बाहर से लोग आए जिन्होंने रूल करा। सेम चाइना में हुआ। तो जो ये चाइना के नॉन हान पीपल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं टेरिटरी ऑक्यूपाई करने का काम करा था। जैसे कि इन्होंने
तिब्बत को अपने अंदर ले लिया था उस टाइम पे। इन्होंने उस टाइम पे सिंजियांग जो रीजन है चाइना का, जो उइगुर मुस्लिम वाला है, डिफरेंट कल्चरल एथनिसिटी को लेकर उनको अपने कब्जे में लिया। तो इस तरीके से जब चाइना ने नॉन हान पीपल ने आकर रूल करा और उन्होंने और भी चाइना की कंट्री को वास्टली उन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड करा। तो इन चीज़ों को देखते हुए चाइना को लगा कि वाओ, मतलब चाइना ने हिस्ट्री को अपने फेवर में क्रिएट करा कि ये सब तो हमारा रीजन है, बिकॉज हिस्ट्री से ये हमारे पास है। वरना कहीं ना कहीं देखा जाए इसी चैप्टर के शुरुआती चैप्टर्स में ये बात भी मेंशन्ड है कि चाइना ने शुरुआत में तो इस चीज़ को सही नहीं लिया कि ये आउटसाइडर्स थे, ये गंदे हैं, आउटसाइडर है, चाइना की एथनिसिटी प्योर एंड सुपीरियर है। बट कहीं ना कहीं अपने फेवर में जब उसको तिब्बत या सिंजियांग या और एरियाज़ को कैप्चर करने की बात आएगी तो वो अपने फेवर में हिस्ट्री क्लेम करेगा कि हमारे लोगों ने रूल करा है, चाहे वो उसे वो लोग पसंद हो या ना पसंद हो। सो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को टर्न कर रहा है अपने फेवर में। देन इसके बाद बात की गई है कि जो चाइना है कहीं ना कहीं वो बिस्मार्क की तरह ही, जैसे बिस्मार्क ने कभी जर्मनी को सुपीरियर पावर बना दिया था, जर्मनी सेंटर में एक हार्ट बन चुका था यूरोप का, उसी तरीके से एक पॉइंट कहा जाता है दैट इज़ कोशीमार। ये जो है ये बिस्मार्क ने दिया था। इसका मतलब है नाइटमेयर्स, बुरे सपने। तो जब जर्मनी सुपीरियर पावर बना तो आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको नाइटमेयर्स आए, उन्होंने काउंटर वेलिंग पॉलिसीज़ चलाना शुरू करा जर्मनी के ख़िलाफ़, और ये जर्मनी के लिए भी एक गंदे सपने के समान थे। सो उसी तरीके से चाइना जो है वो कोशीमार फेस कर रहा है कि आसपास के जो देश है कहीं ना कहीं काउंटर वेलिंग पॉलिसीज़ चला रहे हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो क्वाड है। क्वाड जो चलाया जा रहा है पैसिफिक रीजन के अंदर बाय ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, अमेरिका। सो क्वाड मतलब कई इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही है ताकि काउंटरवेल किया जा सके। ये कहीं ना कहीं जर्मनी का कोशीमार वाला प्रिंसिपल है जो बिस्मार्क ने दिया था कभी। देन इसके बाद मेंशन्ड है मैकनाइल की बुक का, जिसकी बुक का नाम है द राइज ऑफ द वेस्ट। इस बुक के अंदर पावर का मतलब समझाया गया। ये मैंने अपने चैनल पे एक थॉट के रूप में भी शेयर करा था, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं उसको समझाऊँ अगर तो पावर क्या होती है, पावर का मतलब होता है ऑब्जर्व कर लेना अपने आसपास के कमज़ोर राज्यों की पावर को। मतलब आप कमज़ोर की पावर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक स्पंज की तरह आप पावर ले लेते हैं। और जो दूसरा तरीका है पावर को देखने का वो ये है कि आप इनकरेज कर देते हैं राइवल्स को कि वो अपनी पावर को और बढ़ाए, अपने आप को और बढ़ाए। तो पावर के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक सुपीरियर पावर है जो आसपास की पावर को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, मतलब कब्जा करके या किसी भी तरीके से उनको अपने अंदर ले लेगा। या दूसरा तरीका है अगर आपकी पावर बढ़ रही है तो आप अपनी पावर को स्ट्रेंथन करोगे या दूसरों को मोटिवेट कर दोगे अपनी पावर को दिखा के, रिलेटिव पावर दिखा के कि तू भी स्ट्रेंथन हो जा, तो सामने वाला भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक की पावर ही ख़त्म हो जाएगी आसपास के राज्यों की, या तो और राज्य जो है अपनी पावर को और बढ़ा लेंगे। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चाइना की पावर बढ़ी तो आसपास के राज्यों की पावर गायब हो गई, जैसे आसियान की कंट्रीज़ हुई, या फिर आप हमारे यहाँ नेपाल, श्रीलंका, मतलब आसपास के जो एरियाज़ है, मॉरिशस, इन सब की पावर अब कुछ नहीं है। चाइना ने इन सब की पावर ऑब्जर्व कर ली है, इन्हें डेप्ट ट्रैप में फंसाकर या किसी अदर मेथड से। तो चाइना ने इकोनॉमिकली इनको इतना फंसा लिया है तो इनकी पावर्स ही ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर इसका दूसरा नज़रिया देखें तो पावर बढ़ रही है चाइना की, तो कहीं ना कहीं राइवलरी पावर बढ़ रही है। जैसे अमेरिका क्वाड बना रहा है या इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो राइवलरी पावर का बढ़ना इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो पावर के दो ही तरीके हो सकते हैं और इतिहास गवाह है ये दो ही चीज़ें पावर को अच्छे से समझा सकती हैं। तो मैकनाइल का ये जो थॉट था, पावर को जियोग्राफिकली बता रहे थे, पावर आज यहाँ पर है, कल को पावर वहाँ पर होगी। कैसे? तो पावर को शिफ्ट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो थे पावर को लेकर जो इंट्रोडक्शन था वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्ल्ड लीडरशिप। सबसे पहले जो थे रोमन्स ने ग्रीक से सीखा, रोमन्स को ग्रीक से नॉलेज आई तो रोमन्स पावरफुल हुए। और जो अरब थे, अरब, पर्शियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर से सीखा। मतलब इन शॉर्ट ये कहने की कोशिश करें कि कोई ना कोई कहीं से सीख रहा है तभी कोई सुपर पावर बनता है।
जैसे बुक में मेंशन है, रोमन्स ने ग्रीक से सीखा, देन जो अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने सेंट्रल एशियन इंडियंस से सीखा, देन जो वेस्ट में रेनेसा का पीरियड आया था, उस रेनेसा के पीरियड में उन्होंने वापस से ग्रीक नॉलेज को रिस्टोर करा, फिर उनको नॉलेज आई। देन इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो जापान था, जापान में मेजी एम्पायर था, इन्होंने वापस वेस्ट से सीखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ये लेकर आए अपने देश में। सेम फिर चाइना के लिए, जो चाइना था उसने नॉलेज को कहाँ से लिया, तो वेस्ट से एक स्पंज की तरह नॉलेज को ऑब्जर्व कर लिया, तो चाइना ने वेस्ट से सीखा। हर कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर करता है, आप सीखते जाते हो और आप पावर को बढ़ाते जाते हो, डिस्प्लेस होती है पावर, कभी यहाँ थी कभी वहाँ होगी। पावर एक्वायर करने के भी मेथड्स है, या इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के। सबसे पहले आप एडवांस्ड नॉलेज जो होती है या टेक्नोलॉजी होती है उनको अडॉप्ट करते हो, एडॉप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप। जैसे चाइना ने नॉलेज को अडॉप्ट करा, वेस्ट से लिया, देन उसके बाद उसको एसिमिलेट कर लो या इंटरनलाइजेशन कर लो। एसिमिलेट मतलब आप उसको अपने में शामिल कर लो डेली लाइफ में, या मतलब उसको अपने में गेन कराओ, अपने में शामिल कराओ। देन उसके बाद आप उस नॉलेज का खुद ही क्रिएटर बन जाओगे एक टाइम के बाद, क्योंकि वो आपके अंदर एसिमिलेट हो चुकी है। अब आप निर्भर नहीं रहोगे, उल्टा उस नॉलेज के थ्रू और न्यू इन्वेंशंस करोगे अपनी टेक्नोलॉजी में ही। तो ये 3 मेथड होते हैं, इकोनॉमिकली हिस्ट्री ने साबित करा है। इसके बाद हमको बताया गया है कि चाइना के पास मैन पावर है या जो भी है, सेम चीज़ इंडिया में भी पाई जा सकती है, क्योंकि इंडिया एक सिविलाइजेशन हेफ्ट है। जापान और अमेरिका को लगता है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर, स्किल्स वाले युवा, हर चीज़ है। तो चाइना को अगर एनकाउंटर कोई कर सकता है तो वो इंडिया है। देन हम पे इंडिया की कुछ तारीफ़ें, जैसे इंडिया एक क्रॉस बॉर्डर कल्चर रहा है। इंडिया का जो कल्चर है हमेशा से बहुत डाइवर्सिफाइड रहा है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक मेन सेंटर है लैंग्वेज। तो इंडिया के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में इंडिया वो देश बन सकता है जो अगली चाइना को चैलेंज करने वाली पावर होगा। जो इंडिया है इसके पास, जैसे चाइना में तो हान पॉपुलेशन है मेजॉरिटी में ऑलमोस्ट 90%, बट इंडिया के पास ऐसा नहीं है। इंडिया के पास डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, वो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। बट इंडिया को जो है ना अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को काउंटर करना होगा, जैसे कि इंडिया में पॉलिटी जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, और दूसरी बात इंडिया के अंदर जो कल्चरल एसेट्स हैं, लाइक हम इतने डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो उतने ही हमारे बीच दिक्कतें हैं। आई एम नॉट सेइंग क्रिटिसाइजिंग टू एनी गवर्नमेंट, बट अगर कोई भी सरकार हो इंडिया की, अगर वो हिंदू मुस्लिम्स करना छोड़ देंगी, तो आई थिंक इंडिया के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो काउंटर कर पाए चैलेंज चाइना का या अदर। इंडिया को अपने आप को ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना है। इंडिया चाहता है कि वो एक हेजीमनिक स्पेस खुद भी इंजॉय कर पाए। मल्टीलेटरलिज्म भी अगर इंडिया चाहता है तो ऑफ कोर्स इंडिया को चाहिए ना कि वो इन सब छोटे छोटे इश्यूज से देश के बाहर निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अपने देश के लोगों को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट, ये सब मेन मकसद है हमारे लिए, किसी भी देश के लिए। तो इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये राइटर का कहना है ना। देन इसके बाद बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन की हम बातें कर रहे हैं, चाइना ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं जो अपनी 1978 की देंग शियाओपिंग की पॉलिसी थी, ओपन डोर पॉलिसी, उससे कहीं ना कहीं दूर जाता दिख रहा है शी जिनपिंग के अंदर, बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू अडोप्ट अ लेस ओपन सोसाइटी, कम ओपन सोसाइटी चाह रहा है, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करा जाए और डीपर एंगेजमेंट अपने ही देश के अंदर ज़्यादा रखने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके बाद बताया गया है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उनके लिए तो पॉसिबल होता है डेवलपमेंट कर पाना, HDI इंडेक्स इम्प्रूव करना, या डेवलपमेंट डिसीजंस लॉजिकल लेना। ऑथोरिटेरियन जो स्टेट्स होती हैं उनके लिए ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन चाइना एक अपने आप में एक्सेप्शन एग्जाम्पल बन चुका है, जिसने ऑथोरिटेरियन होते हुए इन सब चीज़ों को, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को लाकर दिखाया पिछले 40 सालों में।
तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन को फेवर कर रहा था, ये तभी हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, ओपन डोर पॉलिसी एंड ऑल। बट शी जिनपिंग के अंदर कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहा है, जो चाइना की एबिलिटी को, ग्रोथ की क्वेश्चन करेगी। क्योंकि हो सकता है अगर वो पीछे जा रहा है तो ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटेगा तो इस तरीके से तो उसका खुद का ही वो चीज़ डाउन हो जाएगी ना, ग्लोबल इकोनॉमी बनने की या ग्लोबल हेजिमनिक पावर बनने की। क्योंकि हेजिमनिक पावर का तो मतलब ही होता है कि आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, इंटरनेशनली एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया कि चाइना ने जब वो WTO में एंट्री ली या फिर उसने अपनी इकोनॉमी को ऐसा बनाया कि इन्वेस्टमेंट आए, एक्सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट आए, तो उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ रेट है हर साल ही 8-9% रही है। इसके बाद हमें बताया गया है कि इंडिया क्या कर सकता है या इंडिया को हम किस तरीके से देखेंगे। देखो, चाइना एक ऐसी इकॉनमी बना चुका है जिसकी आई थिंक 16 ट्रिलियन इकॉनमी हो चुकी है। तो चाइना ऑलरेडी ऐसी इकॉनमी बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी रिसोर्सेज कितने खपत होते हैं अगर आप एक ग्लोबल इकॉनमी बन रहे हो तो इंडिया को, मतलब दुनिया को एक और चाइना नहीं चाहिए, दुनिया को इंडिया ही चाहिए, नॉट चाइना। हम चाइना के मॉडल को नहीं एक्वायर कर सकते क्योंकि इस वक्त एनवायरमेंटल क्राइसिस देखो आप, इकोलॉजिकली एंड बहुत सारी इकोनॉमिकली दिक्कतें हैं। ये सेंचुरी ऐसी है जो हमें लग रहा है कि कैपिटलिज्म या अदर फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हुई हैं, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वगैरह देख रही हैं, क्राइसिस आने को है, ग्लोबल क्राइसिस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि चाइना जो है ग्लोबल इकॉनमी में उसकी तरह इंडिया को नहीं बनना चाहिए। इंडिया के पास वैसे भी इनफ रिसोर्सेज नहीं है, ना दुनिया के पास इस वक्त इतने रिसोर्सेज है कि वो चाइना की तरह एक और देश प्रोड्यूस कर पाए, और इंडिया भी इस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चाइना ना बनकर इंडिया ही बनकर अपने आप को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ लेकर चलें। तो उसके बाद तारीफ़ की गई है एक डेमोक्रेसी ना होते हुए भी HDI इंडेक्स इतना अच्छा है, और ऑथोरिटेरियन स्टेट होते हुए चाइना ने काफ़ी अच्छा, मतलब अपने आप को इम्प्रूव, प्रॉस्पेरिटी दिखाई है। देन उसके बाद ऑथर बताते हैं कि इंडिया का पूरा चांस है कि वो काउंटर करेगा चाइना के चैलेंज को, अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल सेटल्ड हैं, लिखे हुए हैं, उन डेमोक्रेटिक बातों को फॉलो करता है और अपनी डाइवर्सिटी, प्लूरल कल्चर को सपोर्ट करता है, तो इंडिया जल्दी ही एक ग्रोथ के इकोलॉजिकली सस्टेन मॉडल के रास्ते पे होगा और एक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव मॉडल पेश करेगा जो चाइना से ज़्यादा बेटर होगा, जिसकी वजह से बाकी के देश जिसकी वजह से बाकी के देश इंडिया को कॉपी करना चाहेंगे, ना कि चाइना को। तो ये रेस अभी ख़त्म नहीं हुई है, इंडिया एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस बुक के और भी चैप्टर्स में लेके आऊँगी, तो उनको सुनने के लिए प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लोगों को बताएं किस तरीके से इंडिया काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को, या चाइना के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है अबाउट इंडिया। ये आजकल की वीडियोस रिगार्डिंग दिस है। तो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।